नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो शाम की क्लास को अपनी यहाँ पे MCQ चल रही है वो रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आज सीरीज नंबर 46 ध्यान रखना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर में अपने लगभग 55 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जो यहाँ पे साइकोलॉजी ध्यान रखना साइकोलॉजी से संबंधित रहेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा मिक्सअप में क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी सभी। तो क्लास को एक बार शुरू करने से पहले दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को शेयर और लाइक कर दें। और ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप थ्योरी की क्लास स्टार्ट करो जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम में बिजी होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम बोर्ड एग्जाम चल रही है, उसमें बिजी होने के कारण अपन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो जल्द ही अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर। दोस्तों यहाँ पे 1 महीना है, लगभग 20 दिन में आपको बहुत हाई स्पीड से आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। तो क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे छोटी क्लास रहेगी आज। चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिख जाए। चलिए दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है मनोविज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान के जनक पूछे गए हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के जनक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 1। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मनोविज्ञान के जनक यहाँ पे अरस्तू रहेंगे दोस्तों। यानी मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तू। क्योंकि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना है। तो मनोविज्ञान की शुरुआत है वो 800, ध्यान रखना है 348, सॉरी, मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी तो वो 348 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना है, मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी चल रही है, ध्यान रखना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान के जनक अपन ने देखा है वो कौन था, तो वो अरस्तु था। ध्यान रखना, अरस्तु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब अपने को यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलियम वुंट। ध्यान रखना है, विलियम वुंट इसका आधुनिक मनोविज्ञान के जनक रहेंगे। विलियम वुंट ने दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यानी जो दर्शन शास्त्र है उससे अलग, यानी स्वतंत्र मनोविज्ञान को स्थापित करने के लिए 1879 में आधुनिक मनोविज्ञान की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। दोस्तों मनोविज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है वो किसके द्वारा किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। सिगमंड फ्राइड, जेम्स मैकडोवेल या रुडोल्फ वोयकल। दोस्तों जो मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी शब्द है, इसका पहले किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुडोल्फ गोयल के द्वारा 1590, ध्यान रखना है, 1590 में, ध्यान रखना है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। और कौन सी किताब में, तो वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इस किताब के अंदर यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो साइकोलॉजी है इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है वो अपने यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों आपको बता दूं जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो ध्यान रखना है मनोविज्ञान विधायक विज्ञान इसे अपन बोल सकते हैं। विधायक विज्ञान यहाँ पे रहने वाला है। मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान बताने वाला वो मैकडूगल रहेगा दोस्तों, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दर्शन शास्त्र, ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। दोस्तों यहाँ पे व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों व्यवहारवादी मनोविज्ञान की नींव कब रखी गई थी, तो वो 1912 के अंदर रखी गई थी। ध्यान रखना है 1912 में व्यवहारवादी संप्रदाय की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 और दो सही आंसर रहेगा दोस्तों। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वो वाटसन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वाटसन। और वर्तमान में जो विज्ञान है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में आप कमी ना रखे, क्लास को शेयर ज़्यादा करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा 6। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, इसके लेखक यहाँ पे विलियम जेम्स रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स इसके लेखक रहेंगे। और विलियम जेम्स को दोस्तों ध्यान रखना अमेरिका के अंदर, ध्यान रखना अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक है वो किसे माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसके रूप में जाना जाता था। दोस्तों मनोविज्ञान है इसको सर्वप्रथम है वो किस रूप में जाना जाता था वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यवहार, आत्मा, चेतना, मन, मस्तिष्क। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में जाना जाता था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान को शुरुआत में ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी में वो आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में आत्मा के बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद में तीसरे नंबर पर चेतना, और लास्ट में जो मॉडर्न वर्तमान में चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान है। यानी परिभाषा भी दी गई है, ध्यान रखना वुडवर्थ महोदय के द्वारा दी गई है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क और फिर चेतना को छोड़ा और लास्ट में व्यवहार को अपनाया। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परिभाषा भी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान है साइकोलॉजी, इसकी प्रथम प्रयोगशाला है वो कब स्थापित की गई थी वो अपने यहाँ पे बता रहा है। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, और प्रयोगशाला स्थापित करने के साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत भी हो गई थी। जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके जनक कौन है दोस्तों, विलियम वुंट। ध्यान रखना विलियम वुंट है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 और कहाँ की गई थी वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कहाँ की गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कब की गई थी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, 1879 के अंदर की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। ध्यान रखना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी, लेकिन कहाँ की गई थी, तो प्रश्न नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी। और कौन से विश्वविद्यालय में, तो कार्ल मार्क्स, ध्यान रखना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को शेयर कर बहुत कम करते हो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो दोस्तों यहाँ पे आप। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। दोस्तों यहाँ पर भारत के अंदर पूछी गई है, तो वो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कब की गई है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों विश्व में मनोविज्ञान के अपन ने देख लिया है कि विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 लिप्जिंग जर्मनी में, ध्यान रखना जो लिप्जिंग शहर है जर्मनी के अंदर उसमें की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। लेकिन भारत में पहली बार कब की गई थी, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 सही आंसर रहेगा। तो 1916 में भारत में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों, कोलकाता के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। भारत में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों भारत में कब की गई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, 1916 के अंदर कोलकाता के अंदर की गई थी। ध्यान रखना कोलकाता के अंदर की थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का वो रहने वाला है NN सेन गुप्ता। ध्यान रखना NN सेन गुप्ता के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भारत के अंदर 1916 में कोलकाता के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर
12 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है। दोस्तों मनोविज्ञान है और ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है। स्किनर, फ्राइड, वाटसन या फिर वुडवर्थ। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है, रिपीट रहने वाली है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो ये वाटसन के द्वारा दी गई। क्योंकि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का जनक देखा जाए तो 1912 में इसकी नींव डालने वाला वो वाटसन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कौन नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा भर्ती 2012 उस टाइम में पूछा गया प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन डीवी है, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जॉन डीवी, साथ में स्किनर, हल और वाटसन, ये मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है समाज मिति विधि के जन्मदाता कौन है। दोस्तों यहाँ पे समाज मिति विधि है, इसके जन्मदाता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक ध्यान रखना है, शेयर और लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेयर और लाइक में कमी ना रहे, अपने को यहाँ पे टारगेट 50 से ज़्यादा यहाँ पे लाइव की संख्या पहुँचानी है, तो आप इसको एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 समाज मिति विधि के जन्मदाता कौन रहेगा दोस्तों, वो मोरेनो रहेगा, ध्यान रखना है। मोरेनो समाज मिति विधि के जन्मदाता रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। दोस्तों जो मॉडर्न टाइम है उसमें यहाँ पे वर्तमान समय है, उसमें मनोविज्ञान क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। दोस्तों शुरुआत में मनोविज्ञान थी वो आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मनोविज्ञान का क्या था तो वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान, और लास्ट में तीसरे नंबर पर वो चेतना का विज्ञान था, ध्यान रखना। और प्रेजेंट में जो वर्तमान में है वो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। दोस्तों जो सीखने के हैं लर्निंग ऑफ थ्योरी है, उस जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, यानी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ये पूछा गया है। इसे अपन सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 से आंसर रहेगा दोस्तों कोहलर ने सूक्ष्म सिद्धांत, सीखने के सूक्ष्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इनसाइट लर्निंग थ्योरी इसके द्वारा दी गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, तत्परता के नियम का संबंध है। दोस्तों जो तत्परता का नियम है इसका संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों तत्परता का नियम, ये सीखने के नियम दिए गए थे दोस्तों यहाँ पे, ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये नियम यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। तो तत्परता का नियम का संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 खेल, स्मृति, अधिगम और अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभिप्रेरणा, ध्यान रखना है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा है वो यहाँ पे तत्परता से संबंधित रहेगा, मोटिवेशन इससे संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पावलोव को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पे पावलोव है, उसको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों पावलोव किससे संबंधित है तो अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 से आंसर रहेगा दोस्तों, पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो यहाँ पे 1904 यानी 1904 के अंदर दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्ट है, इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है,
समराकृति, पूर्णाकार, संपूर्णता या उपरोक्त सभी। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है दोस्तों? गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, ध्यान रखना, जर्मन शब्द है। और गेस्टाल्टवाद के जो जनक रहेगा दोस्तों वो वर्दाइमर रहेगा, ध्यान रखना। गेस्टाल्टवाद के जो जनक है वो वर्दाइमियर रहेगा दोस्तों। साथ ही में इसके कोलर, कोफका और कुर्ट लेविन ये इसका सहयोग करने वाले थे। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? प्रश्न नंबर, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 से आंसर रहेगा, यानी उपरोक्त सभी। गेस्टाल्ट का मतलब है समाग्रति, पूर्णाकार और संपूर्णता, यानी संपूर्ण होल से मतलब रहता है सभी चीज़ों पर, यानी पूर्ण से अंश की ओर जो विधि काम आती है वो भी इसी से संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है दोस्तों, जो लर्निंग है, अधिगम है, इसका मुख्य चालक है वो कौन सा कहलाता है वो अपने यहाँ पे बता। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है सहपाठी, अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिगम का जो मुख्य चालक है वो अपने को यहाँ पे बताना है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों अधिगम है, इसके मानवतावादी सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों यहाँ पे मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ, स्किनर, रोजर्स या फ्राइड। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है मैकडूगल भी, जो मैकडूगल है वो भी मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा कार्ल रोजर्स यहाँ पे मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी जो सीखना है वो ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी गई दोस्तों यहाँ पे। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रो एंड करो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि सीखना है वो ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का योग होता है, अर्जन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। दोस्तों यहाँ पे थार्नडाइक के जो प्रभाव का नियम दिया है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो उनमें से जो शैक्षणिक महत्व नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। थार्नडाइक महोदय के द्वारा 3 नियम दिए गए, तो दोस्तों यहाँ पे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ध्यान रखना है। तो उनमें से जो प्रभाव का नियम है इसका शैक्षणिक महत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? रुचि में वृद्धि, समय के ऊपर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या स्मरण शक्ति में कमी। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों स्मरण शक्ति में जो कमी है वो इसके द्वारा नहीं होती, बाकी वृद्धि होती है, नियंत्रण होता है, उपचार होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है इसके प्रवर्तक है वो कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक दोस्तों यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एकमात्र सिद्धांत है दोस्तों जिसकी खोज मनोविज्ञान से नहीं हुई है बल्कि चिकित्सा विज्ञान से हुई है, ध्यान रखना। एकमात्र सिद्धांत जिसकी खोज मनोविज्ञान से ना होकर चिकित्सा विज्ञान से हुई है वो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत रहेगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 से आंसर रहेगा सिगमंड फ्राइड है दोस्तों, वो यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से संबंधित रहेंगे, जिसने मन के 3 प्रकार, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये 3 प्रकार बताए, यानी इड ईगो, सुपर ईगो यहाँ पे संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है, टाइम पीरियड क्या है। जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से संबंधित, ध्यान रखना, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित रहेगा जीन पियाजे, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी पूछी जाती है, तो उसमें से 4 प्रकार की अवस्था बताई है उसने, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक, ये अवस्था इसमें बताई गई है। तो प्रश्न नंबर पे 25, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पे 7 से 12 वर्ष रहेगा, ध्यान रखना है, 7 से 12। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 26,
प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा बल बाहरी बल का प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा बल है वो बाहरी बल का प्रकार नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल फोर्स है ध्यान रखना है, उसका यहाँ पे प्रकार नहीं है। यानी एक है इनमें से वो इंटरनल फोर्स रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इंटरनल फोर्स है तो वो कौन सा है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय मांसपेशी बल या हवा का बल। तो इनमें से यहाँ पे बाहरी बल का जो प्रकार नहीं है वो मांसपेशी बल है, ये शरीर का आंतरिक बल होता है। बाकी अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय और हवा का बल ये बाहरी बल होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा कौन से बल के द्वारा कोई वस्तु केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती है। यानी कौन सा बल है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु है वो केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती है, यानी सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती है। मान लो ये अपना केंद्र है, केंद्र बिंदु है, इससे दूर जाने की कोशिश करेगी तो वो कौन सा बल कहलाएगा, घर्षण, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय या वायु बल। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपकेंद्रीय बल, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, निम्न में से तनाव बल कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे शियर फोर्स के नाम से जानते हैं, तनाव बल है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बता। यहाँ पे दोस्तों क्लास को आप शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों, आपको जल्द ही 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके आपको PDF वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी जल्दी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28, तनाव बल कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा तो वो रहने वाला है आइसोमेट्रिक, यानी एक ही जगह जो बल स्थिर होता है उसे अपन तनाव बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा फुटबॉल मैदान पर कुछ दूरी पर चलने के बाद रुक जाती है। फुटबॉल है, बॉल है दोस्तों, वो मैदान पर चलने के बाद कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है, क्यों रुक जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो फुटबॉल होती है वो मैदान पर चलने के बाद कुछ दूरी पर जाके यहाँ पे रुक जाती है, तो वो क्यों रुक जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हवा के प्रभाव के कारण या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी उस बॉल पर सभी बल कार्य कर रहे हैं। नीचे से घर्षण बल कर रहा है जमीन का, गुरुत्वाकर्षण बल भी कर रहा है पृथ्वी से, और हवा का बल एयर जो वायु का बल है वो भी लग रहा है, तो यहाँ पे सभी बल के द्वारा वो रुक जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिस बिंदु पर किसी वस्तु का संपूर्ण भाग केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पर संपूर्ण भाग केंद्रित होता है वो क्या, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी ऐसा कौन सा बिंदु है, पॉइंट है, जिस पर संपूर्ण भार उस पर केंद्रित हो सकता है, रुक जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। संपूर्ण भार उसके ऊपर टिका रहता है। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, वायु प्रतिरोध या प्रक्षेपण केंद्र, कौन सा बिंदु रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व केंद्र, जिसे अपन CG के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ पे जाके सभी बल वहाँ पे आसानी से संतुलन अवस्था में, बैलेंस अवस्था में रहते हैं। और दोस्तों शरीर में 3 जो स्तर होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, सैजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल, तीनों जिस जगह पर आके मिलते हैं उसे अपन कोऑर्डिनल प्लेन के नाम से जानते हैं, उसे अपन दूसरे नाम से CG के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 रहेगा हैमर थ्रो में हैमर का घूर्णन सर्किल में कौन से बल के कारण होता है। यानी हैमर थ्रो है, उसमें हैमर का घूर्णन कर रहे हैं सर्किल के अंदर, तो वो कौन से बल के कारण हो रहा है वो अपने क्या पे बताना। यानी अपन गोले को छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, अभी घुमा रहे हैं, घुमा ही रहे हैं। मान लो हैमर है, इस हैमर को अपन घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे घुमाते वक्त कौन सा यहाँ पे बल कार्य करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे सेंट्रीपिटल, यानी अभिकेंद्रीय। सेंट्रीपिटल वो केंद्र की तरफ लग रहा है, इसे अपन अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल। और इसको छोड़ देंगे तब दूर जाएगा, तब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बल कार्य करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रतिरोधक व्यायाम का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोधक व्यायाम है, इसका प्रतिपादन है वो किसने किया है वो अपने यहाँ पे बताना है।
प्रतिरोधक व्यायाम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलन या एडोल्फिक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे एडोल्फिक। ध्यान रखना है, एडोल्फिक के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। न्यूटन, गैलन, आर्किमिडीज या फिर एडोल्फिक। हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पे आप क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहे। प्रश्न नंबर 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के द्वारा, ध्यान रखना है, आर्किमिडीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, पुरुष में गुरुत्व केंद्र ऊंचाई के कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? जो पुरुष है, पुरुष में जो गुरुत्व केंद्र है जिसे अपन सीजी कहते हैं वो ऊंचाई के कितने प्रतिशत पर पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष में कितने प्रतिशत की ऊंचाई पर पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा तो पुरुष में यहाँ पे 57, उसकी जो लंबाई है पुरुष की, उसकी लंबाई की 57% पर सीजी पाया जाता है। ध्यान रखना, सीजी गुरुत्व केंद्र। और महिलाओं में ये कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? तो महिलाओं में 56%, सॉरी 55% की ऊंचाई पर पाया जाता है। सॉरी 56 नहीं, 55% की ऊंचाई पर महिलाओं में पाया जाता है। यानी पुरुषों में 57 और महिलाओं में 55। ये अपने को दोनों फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, महिलाओं में गुरुत्व केंद्र ऊंचाई के कितने प्रतिशत पर पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना। मैंने बता ही दिया है दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। पुरुषों में कितनी ऊंचाई पर पाया जा रहा था? तो पुरुषों में यहाँ पे 57% की ऊंचाई पर पाया जा रहा है। महिलाओं में कितनी ऊंचाई पर पाया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 55% की ऊंचाई पर महिलाओं में पाया जा रहा है। इस प्रकार अगर देखिए अपन तो औसत रूप से यानी एवरेज रूप से अगर कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है दोनों में मिला के, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 56% की ऊंचाई पर। अगर दोनों को मिलाएंगे तो वो 56 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, बल की इकाई क्या होती है? दोस्तों यहाँ पे बल होता है, बल की इकाई क्या होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जल, जूल, न्यूटन, किलोमीटर या किलोग्राम। बल की इकाई क्या होती है? फोर्स की इकाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, ध्यान रखना, फोर्स की इकाई पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है। प्रश्न नंबर 36 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों बल की इकाई को अपन न्यूटन के नाम से ध्यान रखना है, न्यूटन बल की इकाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, बल की सीजीएस प्रणाली क्या होती है? दोस्तों बल की जो सीजीएस प्रणाली है वो क्या होती है वो अपने को यहाँ पे पता है। दोस्तों यहाँ पे बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई अपन ने देख लिया है न्यूटन होती है, न्यूटन बल की इकाई होती है। साथ में सीजीएस प्रणाली से अगर देखें तो बल की इकाई क्या निकल के आएगी, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 37 में डाइन होती है, ध्यान रखना, दोनों अपने को ध्यान रखना। पूछा गया प्रश्न है बल की सीजीएस प्रणाली क्या होती है, वो डाइन, और बल की अगर डायरेक्ट प्रणाली पूछे तो वो न्यूटन होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना इकाई पूछे तो। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस गतिविधि में घर्षण बल नकारात्मक प्रभाव डालता है? यानी कौन सी गतिविधि है जिसमें घर्षण बल नकारात्मक प्रभाव डालता है? यानी घर्षण बल अगर होता है तो वो उस क्रिया में दिक्कत होती है, समस्या होती है, ध्यान रखना, समस्या होती है, उसे अपन नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। अगर घर्षण बल पैदा होता है तो वो नकारात्मक रहेगा। वैसे देखा प्रत्येक क्रिया में अलग अलग होता है दोस्तों, कुछ क्रियाएं होती है जहाँ हमें घर्षण बल जरूरत पड़ती है, कुछ क्रियाएं होती है जहाँ पर घर्षण बल की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग अलग होती है। तो नकारात्मक प्रभाव किस में डालेगा तो वो ध्यान रखना है, स्केटिंग होता है, रोलर स्केटिंग, उसमें यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि इसके लिए अपने को चिकनी फेस से, बिल्कुल चिकनी सरफेस से अगर घर्षण बल होगा तो स्केटिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क से उत्पन्न होने वाला बल कौन सा है? दोस्तों दो वस्तु है, उसके परस्पर संपर्क से जो उत्पन्न होने वाला बल है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व घर्षण बल या प्रतिरोध बल। दो वस्तु है, कोई भी दो वस्तु रहेगी मान लो, तो उनके परस्पर संपर्क से ध्यान रखना है कौन सा बल यहाँ पे पैदा होगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो इनमें संपर्क होने से कौन सी बल पैदा हुआ? प्रश्न नंबर 39 उससे आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, जिसे अपन
फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स के इसे कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 रहेगा यहाँ पे, कोई वस्तु हवा में फेंकी जाती है मान लो, उस पर कौन सा बल कार्य करता है, यानी जो वस्तु हवा में फेंकी जाती है उस पर कौन सा बल कार्य करता है। मान लो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये मान लो यहाँ पे जेवलिन है, मान लो ये जेवलिन है, तो जेवलिन को अगर हवा में फेंक रहे हैं अपन, आगे तक जाएगा, तो जेवलिन को हवा में फेंकेंगे तो जो हवा में ये जा रहा है इस पर हवा के अंदर ही कौन सा बल इसके कार्य कर रहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या फिर मैग्नेस फोर्स, प्रश्न नंबर 40। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है मैग्नेस फोर्स है, वो यहाँ पे हवा के अंदर फेंकी जाने वाली वस्तुओं पर कार्य लगता है, ध्यान रखना है। जैसे गोला फेंक होता है, तस्तरी फेंक होती है, जेवलिन थ्रो होता है, उन पर कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तीरंदाजी में कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे तीरंदाजी है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है दोस्तों, ABCD मानना है अपने को, यहाँ पे ABCD मानना है कंटिन्यू, ए ये B है और ये C है और ये D है, अपने को E नहीं मानना है इसमें। तो तीरंदाजी में कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल या फिर आइसोटोनिक। प्रश्न नंबर 41 बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जो तीरंदाजी होती है, मान लो ये तीरंदाजी होती है, इसमें जो ये लगा हुआ होता है, तो इस पर अपन तीरंदाजी करते हो तो खींच के पैदा करते हैं, ध्यान रखना, इसको अपन खींच के पैदा करते हैं, तो यहाँ पे तनाव पैदा करते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों, तनाव बल जिसे अपन शेयर फोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 रहेगा यहाँ पे, ट्रैक पर दौड़ते हुए खिलाड़ी दाएं और क्यों झुकता है। दोस्तों ट्रैक पर अगर खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो दाएं या बाएं और क्यों झुकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मान लो अपना ट्रैक है, ये अपना ट्रैक है, इसमें खिलाड़ी दौड़ता है, तो वो दौड़ते टाइम दाएं ओर यानी बाहर की साइड में है, वो क्यों झुकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल या फिर शेयर फोर्स, प्रश्न नंबर 42 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अभी केंद्रीय बल के कारण, ध्यान रखना, अभी केंद्रीय बल के कारण वो दाईं ओर झुकता है, ध्यान रखना, दाईं ओर, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा बाईं ओर करना है अपने को, यहाँ पे बाईं ओर झुकता है, तो वो किसके कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण, यानी सेंट्रीपिटल बल के कारण। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों, हैमर थ्रो को रिलीज करते वक्त कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे हैमर थ्रो है, उसको अपन रिलीज करते हैं, रिलीज का मतलब छोड़ते वक्त उस पर कौन सा बल कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मान लो ये हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो को अपन घुमा रहे हैं, हैमर थ्रो है, इसको अपन यहाँ पे घुमा रहे हैं, घुमाते वक्त तो यहाँ पे कार्य करेगा, जो बल कार्य करेगा उसे अपन अभी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, अभी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही अपन इसको छोड़ देंगे, यानी इसको बाहर की तरफ छोड़ देंगे, तो कौन सा बल कार्य करेगा, तो वो अब केंद्रीय, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि गोला छोड़ते वक्त जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी उसको बाहर की तरफ खींचता है, तो वो अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। दोस्तों जो मसल्स होते हैं उसके द्वारा जो बल लगता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बाह्य बल, घर्षण बल, पेशीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जो मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उसे अपन आंतरिक बल भी कहते हैं, यानी इंटरनल फोर्स के नाम से जानते हैं, आंतरिक बल भी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इसे और किसी नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 44, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे पेशीय बल यानी मसल्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं, पेशीय बल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखे दोस्तों, यहाँ पे ऊंची कूद प्रतियोगिता में गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव। दोस्तों जो हाई जंप होती है, ऊंची कूद होती है, हाई जंप, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका प्रभाव क्या होता है वो अपने को बताना है, सकारात्मक, नकारात्मक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई। दोस्तों मान लो ये हाई जंप का बार होता है, ये हाई जंप का बार है, तो यहाँ से खिलाड़ी जंप मारेगा ऊपर की तरफ जाने और जाके पीछे गिरेगा मान लो खिलाड़ी, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, नीचे खिलाड़ी को वापस नीचे की तरफ खींचने का कार्य करता है, और खिलाड़ी क्या कर रहा है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जंप लगाने की, गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कार्य करेगा, वो नकारात्मक कार्य करेगा, ध्यान रखना, नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, अब केंद्रीय बल के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों जो अब केंद्रीय बल है इसके विरुद्ध है वो कौन सा बल कार्य करता है वो अपने यहाँ पे बताना है, अब केंद्रीय बल के विरुद्ध। दोस्तों अब केंद्रीय बल क्या है, अब केंद्रीय का मतलब है यानी किसी भी चीज़ को केंद्र से बाहर की ओर खींचना,
केंद्र से बाहर की तरफ खींचना वो अपकेंद्रीय बल है, यानी ये तो बाहर की तरफ खींच रहा है। अब इसके विपरीत कौन सा बल कार्य कर रहा है प्रश्न नंबर 46 में, वो अभिकेंद्रीय बल, जिसे अपन सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, ये बल अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा, यानी उल्टा हो गया, बाहर की तरफ खींचेगा तो उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ खींचेगा उसे अपन सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई सबसे अधिक किस में पाई जाती है। गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई है वो सबसे अधिक है वो किस में पाई जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गुरुत्व केंद्र है, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक किस में पाई जाती है, महिला में, पुरुष में, छोटे बच्चे में, या सभी में समान। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है छोटा बच्चा होता है उसमें गुरुत्व केंद्र यानी CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चे का सिर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो सिर की वजह से बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, यहाँ पे वस्तु का एक भाग दूसरे भाग पर फिसलता है कौन से बल के कारण। दोस्तों वस्तु का एक भाग है वो दूसरे भाग पर फिसलता है, वो किसके कारण फिसल रहा है वो अपने यहाँ पे बताना। मांसपेशी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तनाव बल के कारण, या शियर फोर्स के कारण। प्रश्न नंबर यहाँ पे 48, और सही आंसर रहेगा दोस्तों शियर फोर्स के कारण। ध्यान रखना है, एक वस्तु का एक भाग दूसरे भाग पर फिसलता है, वो किसके कारण, शियर फोर्स के कारण रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, डायनेमिक शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे एक डायनेमिक शब्द है, इसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। डायनेमिक शब्द का संबंध एंडोरेंस, बल, स्पीड या लचीलापन। डायनेमिक शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों डायनेमिक का अर्थ होता है गति, और गति किससे मिलती है अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 49 वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल के द्वारा, यानी फोर्स से गति मिलती है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे जलीय गतिविधियों में कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों जो जलीय गतिविधियाँ होती है उसमें कौन सा बल कार्य करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जलीय मतलब दोस्तों मान लीजिए कोई तैराकी है, तैराकी के अंदर ये पानी भरा हुआ होता है, मान लो जो स्विमिंग पूल है इसमें पानी भरा होता है, और इसके अंदर यहाँ पे खिलाड़ी मान लो तैरने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर, तो फिर वो कौन सा बल कार्य करता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन उद्दरण बल के नाम से जानते हैं, उत्प्लावन बल भी यहाँ पे इसे अपन कहते हैं, उत्प्लावन बल भी इसे अपन कहते हैं, उद्दरण बल यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज है वो किसने की है वो अपने यहाँ पे बताना है। आर्किमिडीज, गैलेन, न्यूटन या फिर हिप्पोक्रेटस। इजी रहेगा दोस्तों, पूछा भी जाता प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, प्रश्न नंबर यहाँ पे 51, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी। दोस्तों न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियमों की खोज भी की गई थी, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गति के जो नियम है इनकी खोज भी की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों, निम्न में से बल का सूत्र कौन सा है। दोस्तों बल का जो फोर्स है, फोर्स का यहाँ पे सूत्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फोर्स है दोस्तों, इस फोर्स का फॉर्मूला अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे फोर्स यानी F बराबर m मल्टीप्लाई ए, ध्यान रखना है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण यहाँ पे कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 सही आंसर रहेगा दोस्तों, द्रव्यमान गुणा त्वरण यहाँ पे बल का सूत्र होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों, हवा में घूमती हुई बॉल पर कौन सा बल कार्य करता है। तो जो हवा है, हवा में घूम रही है बॉल, और उस पर जो बल कार्य करता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध बल, मैग्नेस बल, या फिर उपरोक्त सभी। मान लो दोस्तों हवा में है बॉल, और हवा में बॉल है उस पर जो कार्य करने वाला बल है वो कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 53, और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन किस नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध बल और मैग्नेस फोर्स, यानी इसके ऊपर जो कार्य करते हैं वो सभी बल कार्य करते हैं। हवा के अंदर जो बॉल है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है पृथ्वी का, हवा का बल भी लग रहा है, और मैग्नेस फोर्स भी उस पर लग रहा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54, सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आज के प्रश्नोत्तरी का। अपन गुरुत्व केंद्र आधार के जितना नज़दीक होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों गुरुत्व केंद्र यानी CG है वो आधार यानी सरफेस के जितना नज़दीक रहेगा उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों कोई व्यक्ति है, मान लो इस व्यक्ति के मान लो ये इसके पैर हो गए और ये इसके हाथ हो गए, लेकिन ये आधार के जितना इसकी CG नज़दीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ CG है, अगर ये CG यहाँ पे आ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपने यहाँ पे बताना है।
तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संतुलन अधिक मिलेगा। ध्यान रखना, बैलेंस अधिक मिलता है, संतुलन अधिक मिलता है, यानी CG जितनी सरफेस के नज़दीक होगी उतना अधिक संतुलन मिलता है। कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको अपन धक्का मारेंगे तो वो गिर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो बैठा ही है, और फिर उसके धक्का मारेंगे तो वो इतना आसान नहीं है, ज़्यादा आगे गिरेगा। तो इसका मतलब वो बिल्कुल पास में है इधर, तो उसकी CG बिल्कुल नज़दीक है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर यहाँ पे देखे दोस्तों, लास्ट रहेगा प्रश्न नंबर 55। और क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट करके और स्कोर भी जरूर बताइए लास्ट में। प्रश्न नंबर 55 देखें दोस्तों, बल का अध्ययन किस में किया जाता है। दोस्तों जो बल है, बल का अध्ययन किस में किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। काइनेटिक्स, आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक। दोस्तों बल है, बल का अध्ययन किस में करते हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स के अंदर बल का अध्ययन करते हैं, और काइनेमेटिक्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ गति का अध्ययन। और गति पर पड़ने वाले बलों का अध्ययन है, वो बलों का अध्ययन किस में करते हैं, तो वो किस में करते हैं, तो वो काइनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो बल किसके कारण, बल के द्वारा गति पर प्रभाव पड़ता है, तो वो काइनेटिक्स में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 55 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए। जल्दी आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप निश्चिंत रहे, जुड़े रहे और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।